नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित शर्मा एक बार फिर आप लोगों का गुरु भारत चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मेरे साथ मेरी बहुत ही अच्छे दोस्त और गुरु भारत के फिजिक्स फैकल्टी रॉबिन मंडल सर हैं, जो खुद आईआईटी निकाले हुए हैं, आईआईटी मुंबई से पढ़े हुए हैं और वो आज आपको वो चीजें सजेस्ट करेंगे जो उन्होंने अपने आईआईटी के एडवांस के एग्जाम से पहले चीजें फॉलो की हैं। और इस बीच में आप लोगों के कुछ जो क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं कि आईआईटी एडवांस की तैयारी के बीच में क्या होने चाहिए, मैं आप लोगों के यहाँ पर सर से पूछूंगा। तो रॉबिन मंडल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बच्चों की हेल्प के लिए। तो मैं चाहता हूँ सर आप सारी चीजें शेयर करें कि कक्षा 20 दिन के अंदर आईआईटी एडवांस के लिए क्या क्या चीजों पर ध्यान रखें और कैसे कैसे तैयारी करें इन फिजिक्स। ओके, नमस्कार प्यारे बच्चों और जो भी हमें सुन रहे हैं। देखो बेटा, अगर हम इस आईआईटी एडवांस की अभी बात करें तो बहुत ही कम टाइम बचा है। लेकिन अगर आप मेंस की आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, मेंस में अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर एक्सपेक्टेड है, तो ये मान के चलो आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हैं। इसमें आपको कुछ एडिशनल आईआईटी के लिए कुछ अलग से कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, आपके पास वो सारा रॉ मटेरियल अवेलेबल है। अगर हम आप रिसेंट ट्रेंड की बात करें तो सबसे पहले तो आप अपना एम डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। अगर हम 2019 के स्टैटिस्टिक्स को अगर देखें तो टॉप 10 में आने के लिए 85% स्कोर चाहिए, टॉप 100 में आने के लिए 75% स्कोर चाहिए। और अगर आपको ओल्ड आईआईटी चाहिए, जो पुराने 7 आईआईटीज हैं उनमें अगर एक सीट चाहिए, तो उसके लिए आपको लगभग 5000 के अंदर रैंक चाहिए। और उसके लिए जानते हैं कितना कट ऑफ होता है? ओनली 45%। मैं अगर अपनी तैयारी के बारे में बात करूं, अब हमारे टाइम पे पैटर्न अलग था। मैंने सब्जेक्टिव एग्जाम दिया है अपने 12th में। उसके बाद अपने ड्रॉप ईयर के बाद जब 2006 में मुझे पेपर देना था, तब तक पेपर ऑब्जेक्टिव हो गया था। तो तब हमको ये जो शफल करना पड़ा, तो हमारे पास बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी कि आईआईटी मेंस जो अब आईआईटी एडवांस है उसके लिए हम क्या करें। तो तब हमारे पास अलग स्ट्रेटेजी थी। लेकिन अभी ओवर द इयर्स, जब से 2015 के बाद से आईआईटी का पैटर्न चेंज हुआ, जो करंट पैटर्न है उसके हिसाब से अगर हम बात करें, जो टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजी है जो आज के टाइम पे आप फॉलो कर सकते हैं, वो बस इतना है कि अगर आप ओवरऑल वेटेज देखें आईआईटी एडवांस में, तो लगभग 11th का 40% है और 12th का 60% है। लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स ओवरऑल है। आज मैं क्योंकि फिजिक्स की फैकल्टी हूँ, आपको मैथ्स का जो हमारे सौरभ संतोष सर हैं, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन वीडियो 2-3 दिन पहले ही पोस्ट किया है हमारे चैनल पे। आप उसको मैथ के एनालिसिस के लिए देख सकते हैं। केमिस्ट्री का जो एनालिसिस है वो सुमित शर्मा सर अभी पोस्ट करने वाले हैं, तो उसमें आपको केमिस्ट्री का पता चल जाएगा। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में देखो बच्चों, फिजिक्स में 11th और 12th का वेटेज सेम रहता है। ओवरऑल वेटेज ऐसा है क्योंकि कैलकुलस की वजह से जो ओवरऑल वेटेज है वो 12th की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन फिजिक्स में 11th और 12th का वेटेज सेम है क्योंकि 11th में मैकेनिक्स है जो बहुत लंबा पोर्शन है। ओके, ऑप्टिक्स भी है जो 11th में है, जो वेव ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये बहुत ज्यादा पोर्शन है। तो फिजिक्स के लिए 11th और 12th दोनों इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो मेन थ्रस्ट जा रहा है विद रिगार्ड टू डिफिकल्टी ऑफ द पेपर इन द लास्ट 4 years, 2016 के बाद से 16, 17, 18, 19, उसमें डिफिकल्टी कहाँ आती है? आपके मल्टीपल करेक्ट चॉइसेस में, क्योंकि वहां पर आपको श्योरिटी नहीं है। वहां का मार्किंग सिस्टम भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और दूसरा है इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप जो क्वेश्चंस है, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में भी बहुत नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, लेकिन इसमें आंसर के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है क्योंकि नंबर ऑफ ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए जो स्ट्रेटेजी मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल है। एक मैंने बेस्ड ऑन दिस लास्ट 5 years जो वेटेज आ रहा है, या ओवरऑल जो मेरे टाइम से वो मैं देखते आ रहा हूँ, ये लास्ट 5 year का तो मैंने प्रिपेयर किया है, लेकिन अपने टाइम से मैं देखते आ रहा हूँ
कि इन्हीं से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं एडवांस में। तो सबसे पहले बच्चों, आपको कौन से चैप्टर्स एकदम आपके लिए एब्सोल्युटली मस्ट है, वो है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स आपको बहुत अच्छे से करना है। इसको कई स्टूडेंट्स मॉडरेटली डिफिकल्ट की कैटेगरी में रखते हैं, कोई इजी की कैटेगरी में रखता है, लेकिन टफ की कैटेगरी में किसी के नहीं होते। ओके, तो सबसे पहले आपको रे ऑप्टिक्स जरूर प्रिपेयर करना है। सेकंड, रोटेशनल मोशन जरूर प्रिपेयर करना है। सुमित सर, आप जब इस वीडियो को पोस्ट करेंगे ना, तो ये वाले सारे चैप्टर्स का ना डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, ताकि बच्चे और इसके तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये सारे चैप्टर्स का नाम मिल जाएगा जो एब्सोल्युटली मस्ट है। ये कौन कौन से चैप्टर्स हैं? ये वो चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज एटलीस्ट 5% ऑफ द सिलेबस रहा है। जैसे सबसे पहले रे ऑप्टिक्स, पिछले 4-5 साल के एनालिसिस से लगभग 15 to 16% इसी से क्वेश्चन आया। तो रे ऑप्टिक्स, फिर रोटेशनल मोशन, फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। अब बच्चों दो है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है जिसमें फोर्स क्यूवीबी, आईएलबी, टॉर्क और वो सब है, और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। तो वो ज्यादा पूछा जाता है। तो पहले रे ऑप्टिक्स, रोटेशनल मोशन, देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, फिर अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पूरा थर्मोडायनेमिक्स नहीं, पूरा हीट जिसमें आपका रेडिएशन, कंडक्शन, ये सब नहीं, सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स जिसमें प्राइमरीली आपका रेडियो एक्टिविटी है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर एटॉमिक फिजिक्स, फिर सरप्राइजिंगली यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अगर आपने ग्रो भारत पर मेरे वीडियोस को फॉलो किया है, तो यूनिट्स एंड डायमेंशन में हमने बहुत टाइम स्पेंड किया था, क्योंकि ये काफी नेग्लेक्टेड चैप्टर है। ओके, सो यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बाद सरफेस टेंशन, पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं, सिर्फ सरफेस टेंशन पार्ट। इसमें लगभग 8% ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम सरफेस टेंशन लास्ट 4-5 ईयर्स से। फिर साउंड वेव्स, देन साउंड वेव्स तक आपका 5% ऑफ द सिलेबस आ जाएगा। तो कितना हुआ? रे ऑप्टिक्स, रोटेशनल, मैग्नेटिक फील्ड, एसी, थर्मो, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, यूनिट डायमेंशन, सरफेस टेंशन, साउंड। सो दीज आर 11 टॉपिक्स, ये चैप्टर्स नहीं है, दीज आर 11 टॉपिक्स। रोटेशनल मोशन, रे ऑप्टिक्स, ये चैप्टर्स हैं, लेकिन बाकी सब पोर्शन है। ओके, पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ सरफेस टेंशन की बात की है, पूरे वेव्स की बात नहीं किया, सिर्फ साउंड वेव्स की बात की है। ओके, तो ये 11 चैप्टर्स। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, अगर आपको इनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये और कर सकते हो, क्योंकि इनका वेटेज लगभग 4% है। तो अब ये सब इसी पे डिपेंड करता है कि आपका मोटिव क्या है, आपका एम क्या है। अगर आपका आईआईटी में घुसने का आपका एम है, तो ये 11 टॉपिक्स मोर देन सफिशिएंट है आपको एक डिसेंट इनफ आईआईटी में एंट्री दिलाने के लिए फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी, कौन कौन सी बुक्स या क्या मटेरियल आपको फॉलो करना चाहिए? तो जैसे कि कोई भी नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज है, अब मैं नाम नहीं ले सकता, पर कोई भी नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज है, ये अगर आपने ज्वाइन किया है, इसका एडवांस लेवल के पेपर ये आप कर सकते हैं। और या जिस भी कोचिंग से आप एसोसिएटेड है, उसके आप एडवांस के पेपर्स ये आप रेफर कर सकते हैं, पहला। लेकिन इससे पहले जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जरूर जरूर आप देखें। ओके, दूसरी चीज, कोई टॉपिक आपका अगर बहुत ज्यादा वीक है, या कोई टॉपिक आपका बहुत ज्यादा वीक है, आपने उसमें बहुत मेहनत की है, अब आपको लग रहा है कि उसको कैसे टेस्ट किया जाए कि ये मेरा स्ट्रांग हुआ, उसके लिए बच्चों एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। आपके पास अगर कोई भी प्रीवियस 30 इयर्स 40 इयर्स इसकी अगर प्रीवियस ईयर्स आईआईटी क्वेश्चंस की अगर बुक है, तो इसमें 90 से लेके 98 के जो क्वेश्चंस हैं, उसमें से रेलेवेंट टॉपिक का, आई एम सेइंग सिर्फ रेलेवेंट टॉपिक का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देख लो,
अगर वो आपको समझ में आता है, वो किसी टाइम फ्रेम में नहीं करना है, लेकिन वो क्वेश्चन अगर आपसे हो जाता है तो मतलब आपका वो सब्जेक्ट प्रिपेयर्ड है। ये हमारा मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ, हमारा टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ। और तीसरा जो जनरल, काफी चीजें सौरभ सर के वीडियो में आपको मिल जाएंगी। उन्होंने बहुत ही डिटेल में बच्चों की क्वेरी को एड्रेस किया है। मैं उन क्वेरी को एड्रेस कर रहा हूं जो सौरभ सर के, जो फिजिक्स से बेसिकली रिलेटेड है। बट एक मेरा सजेशन ये रहेगा कि अब से लेके आईआईटी के एग्जाम तक जो भी स्लॉट है आपके एग्जाम के, इन स्लॉट्स पे आप जरूर कोई ना कोई मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। और इस अब से लेके आईआईटी के एग्जाम तक अगर पॉसिबल है तो रात में मत पढ़ो, सिर्फ दिन में पढ़ो, कि आपकी पूरी अभी क्लॉक, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो मॉर्निंग में ही पीक परफॉर्मेंस देने के लिए ऑप्टिमाइज्ड हो जाए। अगर मुझे ये टिप मेरे एक स्कूल के एक सीनियर थे, निकुंज भैया, उन्होंने आईआईटी खड़गपुर क्लियर किया था मुझसे पहले। तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या करना चाहिए भैया, क्या करूं लास्ट के डे में। तो हमारे टाइम में मेन एडवांस अप्रैल में ही हो गया था। तो 1 जनवरी से लेके अप्रैल तक मैं रात को पढ़ा ही नहीं, और मैं हमेशा रात को पढ़ता था। मैंने पूरी कोशिश की मैं दिन के समय ही पढूं। और हमारे टाइम पे एग्जाम सुबह 8 से शाम 6 के बीच में 3 पेपर होते थे, तो मैं सुबह 7 से शाम 7 तक ही पढ़ता था, उसके बाद मैं पढ़ता ही नहीं था। तो ये आपकी बॉडी क्लॉक करना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ जो कई सारे टिप्स आपको सुमित शर्मा सर बताएंगे, क्योंकि वो बहुत ही एक काम पर्सन है, तो कैसे स्ट्रेस को हैंडल करना है, इन सब पॉइंट्स के रिलेटेड हमारे सुमित शर्मा सर का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसको जरूर देखना। ओके, मेरा भी यही सजेशन रहेगा, अगर पॉसिबल है, अगर आप किसी तरीके से कोई भी मेडिटेशन टेक्निक जानते हैं या मेडिटेशन किया है, तो बस आपको 5 बार अपनी ब्रेथ कंट्रोल करनी है, बस, इससे ज्यादा नहीं। जो ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है उनको पता होगा कि क्या करना है, पर जो इस बारे में नहीं जानते हैं, सिर्फ अपनी ब्रेथ को 5 सांसों में कंट्रोल कर लो एग्जाम के बीच में, दैट वुड बी मोर देन इनफ। ओके, तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटेजी, ये चैप्टर्स और ये जो सोर्स मटेरियल है, इतना सफिशिएंट है आपको आईआईटी में एक्सेल कराने के लिए। और ये अपने मन से निकाल दो कि अभी अगर एडवांस का लेवल नहीं है, एडवांस के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, तो नहीं हो पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेंस के आपके क्वेश्चंस अच्छे से हो रहे हैं, एडवांस के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस होते जा रहे हैं, तो आप छोड़ो नहीं इस टाइम पर, इस टाइम पे छोड़े नहीं, क्योंकि सब बच्चे अभी लगभग आप ही की जैसी सिचुएशन में है, किसी के पास कोई एडेड एडवांटेज नहीं है। तो आई थिंक यही मुझे स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी थी आप लोग के साथ। आपने बिल्कुल बताए। सही बात बोली सर। सबसे बड़ी बात आपने जो बात बताई कि आधे से ज्यादा क्राउड तो इसीलिए खत्म हो जाता है क्योंकि एडवांस से बड़ा एडवांस का डर है। वो डर बना हुआ है बच्चों के अंदर कि नहीं यार, एडवांस तो मेरे से हो ही नहीं सकता, वो तो कुछ आसमान से आई कुछ चीज है। तो आपने ये बात बहुत अच्छी बोली कि आपको अगर निकालना है एडवांस तो आपको 100% स्कोर नहीं करना है। मतलब दिस इज नॉट मैंडेटरी कि आप लोग स्कोर करें 100%। जैसा रॉबिन सर ने बताया कि मतलब एक बहुत कम अमाउंट है और वो एक बहुत कम पोर्शन है, जिस पोर्शन को आपको बहुत अच्छे से करना है तो काम हो जाएगा। रॉबिन सर, एक बच्चे का मेरे पास आया था एक मैसेज, और जिस बच्चे ने ये पूछा था कि सर मेरे को थोड़ा सा एडवांस के अंदर जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है ये जजमेंट करने के अंदर कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे सर फिजिक्स में कि वो क्या करे? और वो बोल रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस की उसने प्रैक्टिस बहुत कम की है। नहीं, तो ये तो आपको ये तो पर्टिकुलर स्टूडेंट को एमसीक्यूज की, क्योंकि प्रैक्टिस ना बच्चे ज्यादातर कम ही करते हैं, ये इसी वजह से नेग्लेक्टेड है। इसका कोई खास कंसेप्चुअली उनके कंसेप्ट खराब है या फिर उन्होंने प्रॉपरली पढ़ा नहीं है, ऐसा रीजन नहीं रहता। जनरली बच्चे तैयारी ही, प्रैक्टिस ही सिंगल करेक्ट चॉइस की करते हैं। और आप मानोगे नहीं सुमित सर
कि जो भी हमने ट्रेंड एनालिसिस साथ में किया, तो आपको याद है कि 2018 में सिंगल करेक्ट चॉइस आया ही नहीं है। मतलब सिर्फ मल्टीपल करेक्ट और इंटीजर टाइप, मैट्रिक्स, पैराग्राफ, सिर्फ यही क्वेश्चन आए। मत सिंगल करेक्ट चॉइस एडवांस में आया ही नहीं एक पेपर में। सो प्रैक्टिस ही कम है। तो इसके लिए बेटा बहुत अच्छी एक चीज क्या है, स्टूडेंट्स के ये कंसेप्ट करने के लिए अभी टाइम थोड़ा कम है, लेकिन अगर पॉसिबल है स्टूडेंट के ये वाले डाउट कि मल्टीपल करेक्ट को कैसे ठीक करें। एक तो ये है कि आप आईआईटी के प्रीवियस पेपर से आप देखें, आप वो प्रैक्टिस करें मल्टीपल करेक्ट का। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, पर्टिकुलर टॉपिक्स में अगर आपको लगता है कि मल्टीपल चॉइस उसमें कुछ ज्यादा ही आपके गलत होते हैं, तो उसमें मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, कई सालों से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, बहुत सही जा रहा है वो, कि मैं बच्चों को बोलता हूँ कि एम्स एक ऐसा पेपर है जिसमें एजर्शन और रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं। उसमें आपके कंसेप्ट एब्सोल्युटली क्लियर होने चाहिए, नहीं तो उसमें बड़े वो चारों ऑप्शन बड़े डाइसी होते हैं। तो अगर आप पर्टिकुलर टॉपिक के एम्स के एजर्शन और रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस अगर करते हैं, तो आपका ये मल्टीपल चॉइस करेक्ट भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता है। लेकिन वो एक टाइम कंस्ट्रेंट वाली चीज हो गई। तो सबसे पहले आपके पास जो भी चैप्टर है जिसमें आपको वीक लग रहा है, ये जो 11 चैप्टर्स हैं, इसके मल्टीपल करेक्ट आप फिजिक्स के ही, आईआईटी के ही किसी रेलेवेंट बुक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इससे प्रैक्टिस करें। उसके बाद भी अगर गलत होते हैं, उसके बाद भी अगर गलत होते हैं, तो फिर आप ये एम्स का एजर्शन एंड रीजनिंग कर सकते हैं, क्योंकि एम्स का एजर्शन एंड रीजनिंग वो उसका टफेस्ट पोर्शन माना जाता है। और सर ये भी मेरे ख्याल से हो सकता है कि अगर किसी ने नहीं कर रखे हैं उसके एम्स वगैरह के क्वेश्चन, तो वो इतना कर सकता है कि कम से कम जो मेंस लेवल के क्वेश्चन थे, तो जो वो करेक्ट के नजरिए से जब देखता था उनको, तो उनको ये देखना स्टार्ट कर दे कि ये दूसरा वाला ऑप्शन क्यों नहीं है। मुझे लगता है कि उससे कुछ नहीं सर, ये भी बहुत अच्छा सजेशन है। ये भी बहुत अच्छा सजेशन है। तो मतलब एक ये होगा कि जो आपके करे कराए क्वेश्चन है बेटा, जो आपने ऑलरेडी मेंस की तैयारी में किए हैं, व्हेन यू विल थॉट लाइक दैट कि ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं है, ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं है, तो भी मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत तो बेनिफिट मिलेगा इस टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर। अदरवाइज जो रॉबिन सर ने सजेस्ट किया वो वाकई में मैंने भी ऑब्जर्व किया कि जो एम्स की लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, वो सच में बड़े अच्छे होते हैं। और जो आप लोग इग्नोर कर देते हो ये सोच के अरे नहीं ये तो बायो वालों के लिए है, ये बहुत छोटा लेवल होगा, बट वो छोटा लेवल नहीं होता। हम लोग क्लासरूम नोट्स में कवर करते हैं, मैं और रॉबिन सर तो डिस्कस भी करते हैं इस बात पे कि सर ये देखो एम्स का ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कैसे ट्विक करके दे दिया है ना आईआईटी वालों ने। अरे सर, ये नीट में, एम्स में तो सबसे बड़ी आयरनी ये है कि उनका बायो ही सबसे इजी होता है। उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री ही उनका बॉटलनेक होता है। और वो बायो में मैंने बहुत कम बच्चों को देखा है कि डिफिकल्टी होती है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में ही ये बच्चे थोड़ा परेशान रहते हैं। करेक्ट। और सर इंटीजर टाइप क्वेश्चन के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि बच्चे किन चैप्टरों पे थोड़ा सा फोकस करें? कोई ऐसा स्पेसिफिकली कोई चैप्टर या कोई टॉपिक हो जिसमें से आने की चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं, इंटीजर टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं? सर इसमें मैंने देखा है कि जो जो मैंने जो 11 चैप्टर्स बताए जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये तो ओवरऑल थे। बट हाँ, इंटीजर टाइप की अगर आप बात करो, तो इंटीजर टाइप ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर्स हैं, इनमें चांस इंटीजर टाइप का ज्यादा रहता। और इसमें स्टूडेंट्स को थोड़ी डिफिकल्टी भी क्यों आती है, क्योंकि इनमें कांस्टेंट भी होता है। जो परमिटिविटी, परमेबिलिटी कांस्टेंट्स हैं, इनकी वजह से आंसर कभी भी डायरेक्टली थोड़ा सा एक डाइसी रहता है। दूसरी चीज, जहां पर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो देखो बच्चों ये बड़ा जरूरी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल जी की वैल्यू है, ये अब इंटीजर टाइप में आप अनलेस अदरवाइज मेंशन नहीं है, तो आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लो। आप वो 10 लेते हो तो 10 आपका मल्टीपल करेक्ट या सिंगल चॉइस करेक्ट में हो सकता है कि उसमें आंसर सही आ जाए। लेकिन अगर इंटीजर टाइप में अलग से मेंशन नहीं है
कि जी के और 10 ले सकते हैं, तो आप 9.8 ही लो, पहली चीज। दूसरी चीज सर, बच्चे जो एक सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स का फंडा क्या है, जो फिजिक्स और आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, कि बच्चों को ये स्क्वायर रूट्स की वैल्यू नहीं याद होती है। तो करेक्ट। बेसिक √2, √3, √5, √6, √7 और √10, इनकी आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू याद होनी चाहिए। फिजिक्स में log 2, ln2, log 3, ln3 और ln10, इन सब की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ये कई बार ये वैल्यूज आपको गिवन नहीं होती, एंड इट्स अज्यूम दैट यू शुड नो दिस। जैसे वाटर का फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, वैसे ही वाटर का स्पेसिफिक हीट, आइस और स्टीम का स्पेसिफिक हीट कई बार इंटीजर टाइप क्वेश्चन में नहीं गिवन होता। तो इट इज अज्यूम कि ये इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन है, जैसे लाइट की स्पीड, तो अगर वो नहीं गिवन है तो वो हम सबको पता है। वैसे ही ऐसे कई सारी इंफॉर्मेशन है जो इंटीजर टाइप में आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक पता होनी चाहिए। पहले जब इंटीजर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे, जिसमें 0 से 9 तक ऑप्शन था, वहां तक एक बार फिर भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू चल जाती थी। पर जब से ये डेसिमल फॉर्म भी आने लगा इंटीजर टाइप में, तब से आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं, आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी पता होनी चाहिए, और इन कांस्टेंट्स की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। सब का सब इवन एडवांस में नहीं गिवन होता। सम वैल्यूज यू शुड नो दिस। तो ये इंटीजर में बहुत ही, जैसे कल ही एक बच्चे ने डाउट पूछा, उसमें ऑप्शन था 0.19 इंटीजर टाइप में, बट और उसने जो सर आपका वीडियो स्टक हो गया बीच में। जैसे मुझे अभी एक बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा था कि सर मैंने एक आंसर निकाला इंटीजर टाइप में 0.2, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन था वो क्या था, 0.19। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन, बेटा आप समझो कि इंटीजर टाइप क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए डाले गए हैं आईआईटी एडवांस में, ताकि आप एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करो। एक अब तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी एक एडेड चैलेंज है, अपार्ट फ्रॉम द कंसेप्चुअल चैलेंज कि आपको कंसेप्ट निकाल के, कंसेप्ट लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है। साथ ही साथ न्यूमेरिकल चैलेंज इज आल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो आप ये जितनी भी वैल्यूज बोली है, इनको अप्रोक्सीमेटली मत लो, इसको आप एग्जैक्ट लो। और इंटीजर टाइप क्वेश्चन के लिए आप ज्यादा पोर्शन दिमाग में लेके चलो, कि ज्यादा टाइम इसमें अलॉट करना पड़ेगा। इसमें आप जैसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हो, उसको इंटीजर टाइप क्वेश्चंस को वैसा नहीं कर सकते हो। ये करेक्ट है सर। जैसे वो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जनरली बच्चे 6.6 इंटू ले लेते हैं। मुझे लगता नहीं कि किसी को पता होगा कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी क्या होती है 6.626 करके। बट हाँ, यहाँ पर पॉइंट्स का ही खेल है। तो आप जो भी बच्चों कैलकुलेशन करते हो, रॉबिन सर ने बिल्कुल सही बोला कि अब आप कोशिश कीजिए जो आपकी प्रैक्टिस है उसमें आप एग्जैक्ट वर्ड्स पे जाएं, उससे आपका न्यूमेरिकल वैल्यू एकदम झटके में निकल जाएगा। तो ये आपके 20 दिन की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी रहेगी कि आप न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉपर लर्न करें और प्रॉपर कैलकुलेट करें विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ कैलकुलेटर या अप्रोक्सीमेशन। तो मुझे लगता है कि आपका स्कोर बढ़ेगा। और कौन सा बच्चों 100% लाना है, आपने सर ने बताया ना, उतने से भी काम चल जाता है, और वो भी ओल्ड आईआईटीज के अंदर। तो अभी तो बहुत सारी आईआईटीज खुल गई हैं, कहीं ना कहीं तो हमें जगह मिल ही जाएगी, है ना। तो सर आपको नहीं क्या। सर, जरूर जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। लेकिन तो ये आपके जो गोल हैं ये एकदम रियलिस्टिक होने चाहिए। ठीक है, आप अपने कैपेबिलिटी के बेस्ट इवैल्यूएटर हैं, बहुत खुद को कम मत आंकिए, लेकिन अपने आप को बेस्ट पॉसिबल इवैल्यूएशन करके एक स्कोर सोच लो कितना स्कोर करना है। तो इस एग्जाम की स्ट्रैटेजी आपको अकॉर्डिंगली वैसी करनी है। आप ये तीनों वीडियोस देखो, आपको तीनों वीडियोस में मैथ्स सर ने हुआ, फिजिक्स अभी शूट कर रहे हैं, केमिस्ट्री अभी सुमित सर डालेंगे। इन तीनों वीडियोस को आप थॉरोली स्टडी करो, आपको अपने हिसाब से परफेक्ट स्ट्रेटजी मिल जाएगी। ये बच्चों जो सर ने जो चीजें आपके साथ शेयर की हैं, ये गोल्ड है एक तरीके से। मैं आपको बताऊं कि
पूरा जो आप पढ़ते हो ये सर का खुद का पढ़ाने का एक्सपीरियंस, खुद के टाइम पे आईआईटी को क्रैक करने का एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस आपको कुछ मिनटों में मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जो भी सर ने पॉइंट्स बताए हैं, टेक देम सीरियसली। इन पॉइंट्स की वजह से ही आज सर आईआईटीएन हैं जो आपके सामने बैठे हैं, और सर लाखों आईआईटीएन बनाते हैं। तो आप प्लीज इन्हें सीरियसली लें, ऐसे ही ये ना सोच के कि हाँ बोल दिया मैं तो अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा। आप अभी आईआईटीएन बने नहीं हो बच्चे, आपने बनना है। तो किसी ऐसे आदमी को आपको फॉलो करना पड़ेगा जिसके पास नॉलेज है। तो आज जो सर आपके पास बैठे हैं ये ट्रू मेंटर हैं। और मैं जहां तक फिजिक्स में जानता हूँ, मैं सर से अच्छी फैकल्टी मतलब किसी को नहीं मानता हूँ। अब सर हंसेंगे, ऐसे बोलेंगे, ये आदत रहती है, तो अरे सर ऐसे बोलते हो, लेकिन रियल में मैंने क्लासेस में फीडबैक मतलब बच्चे शेयर करते हैं कि सर किस तरह से पढ़ाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, सर के क्वेश्चंस और तरीका एज इट इज आईआईटी रिपीट करती है। वो बंदा आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तो बच्चों जरूर फॉलो करो और ब्लाइंडली फॉलो करो जो सर ने बोला है। और अगर आप इनको फॉलो करोगे तो वो दिन दूर नहीं जब आप सर के कॉलेज में, ठीक है, जाओगे और आप पूछ पाओगे कि हाँ यार एक सीनियर थे, इस ब्रांच में थे, कैसे थे, क्या थे, उन्हीं के सजेशन से मैं आया हूँ। तो अगर आप लोग अभी एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है ही। और अगर आप अभी 12th क्लास के अंदर हो और अगले साल देने वाले हो, तो भी बच्चों ये वाला वीडियो देखो, तो आपको वो सारी चीजें पता चलेंगी जो टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से रह जाती, लेकिन अभी आप पूरा कर सकते हो। तो बने रहिए ग्रो भारत चैनल पर। सर आते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, हम आते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। आप लोगों के लिए ग्रो भारत चैनल हमेशा तैयार है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहे हैं, हम लोग चैरिटी कर रहे हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों पे शेयर कीजिए, क्योंकि सिंस हम लोग चैरिटी करते हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा कमर्शलाइज नहीं कर सकते, इतने एड में, कैंपेन में खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग किसी से पैसे लेते भी नहीं बच्चों। तो ये काम आपका है। आप लोग चाहते हैं कि उस तरह का क्वालिटी कंटेंट, सर सुपर 30 को पढ़ाते हैं, 30 में से 30 बच्चों को सिलेक्ट कराते हैं, तो इस तरह की सुपर 30 फैकल्टी लगे रहे आपके साथ, तो उनके लिए मोटिवेशन भी जरूरी है ना दोस्तों। तो इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है, और प्लस इस वीडियो को हर जरूरतमंद बच्चे पे या हर अपने दोस्त पे शेयर कीजिए, ताकि आप मिलकर एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएं जिस स्टडी पे आप वर्क कर पाए। तो मेरी तरफ से इतना ही, और थैंक यू वेरी मच सर बच्चों के लिए इतना टाइम निकालने के लिए। सर अभी बाहर गए हुए हैं, और मतलब फटाफट से सर ने बोला, मैंने मतलब सर से बोला था कि सर आईआईटी जेईई एडवांस की स्टडी, सर ने बोला नहीं यार बच्चों के लिए कुछ भी हो मैं तैयार हूँ। तो सर फटाफट से बैठे मोबाइल वगैरह लगा के, और घर के एक कोने में बैठ के सर ने बोला चलो मुझे जो जो चीजें पता है, जो मैं क्लास में सजेस्ट करता हूँ, आज मैं बच्चों को बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें बताता हूँ। तो बच्चों ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग इस पूरे चीज को अप्रिशिएट कीजिए। बस मेरी तरफ से इतना ही है, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बिल्कुल आईआईटी जेईई एडवांस निकालो और फ्लाइंग कलर्स के साथ आओ। यस सर। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।